दुनिया ने उन्हें कई नामों से जाना, भगवान, विद्रोही, खतरनाक आदमी, सेक्स गुरु, लेकिन इन लेबल्स के पीछे जो था वो आज भी अधूरा समझा गया है। आज हम वो नहीं बताएंगे जो आपको विकिपीडिया पर इजीली मिल जाएगा। आज हम वो बात करेंगे उस ओशो की जो कैमरास के पीछे था, उनकी सीक्रेट मेडिटेशन टेक्निक्स जो उन्हें सिर्फ इनर सर्कल को सिखाई और बताई थी। उनका संभोग से समाधि का असली अर्थ क्या था वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। जो मीडिया ने गलत समझाया और जो आखिरी रहस्य कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने मृत्यु के पहले क्या बताया, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ओशो का जन्म 1931 में हुआ, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनके बचपन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें परमानेंटली बदल दिया। जब ओशो 7 साल के थे तो उनके नानी की मृत्यु हुई और ओशो ने यह डिसाइड किया कि वो उनके साथ ही 3 दिन बिना खाए पिए बैठेंगे, मृत्यु को डायरेक्टली फेस करने के लिए। यह कोई ड्रामेटिक जेस्चर नहीं था, यह एक 7 साल के बच्चे का पहला मेडिटेशन था। उन्होंने खुद कहा था, मेरे नाना मुझे एक गिफ्ट दी, मृत्यु को देखने की हिम्मत। उस दिन के बाद मैं कभी मृत्यु से नहीं डरा। ओशो एक फिलोसोफर थे, लेकिन एक एंटी फिलोसोफर की तरह उन्होंने कभी कोई सिस्टम नहीं बनाया। उन्होंने कोई हिरेटिकल्स पढ़ा, लाओत्सु पढ़ा, कबीर पढ़ा, गurdjieff पढ़ा और फिर कहा इन सबको भूल जाओ। यह उनकी सबसे बड़ी हिडन टीचिंग थी, मेरी बात भी मत मानो। उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा था, अगर तुमने मेरी बात फॉलो की तो तुम मुझे मिस कर दोगे। मैं तुम्हें फॉलोवर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें इतना रेबेलियस बनाना चाहता हूं कि तुम एक दिन मुझे भी रिजेक्ट कर सको। और यह कोई गुरु कभी नहीं कहता। ओशो ने 112 मेडिटेशन टेक्निक्स का एक सिस्टम डेवलप किया जो ओरिजिनली विज्ञान भैरव तंत्र से लिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ मिक्स किया। आइए जानते हैं वो टेक्निक्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। डायनामिक मेडिटेशन, द रियल साइंस बिहाइंड इट। डायनामिक मेडिटेशन एक ओशो की सबसे कंट्रोवर्शियल टेक्निक थी। जो लोगों ने इसे देखा और कहा यह पागलपन है, लेकिन इसके पीछे एक डीप न्यूरोसाइंस है। पहला स्टेज है चाओटिक ब्रीदिंग, 10 मिनट तक नाक से बहुत तेज चाओटिक सांस लेना है। इसके पीछे रीजन यह है कि बॉडी में CO2 और O2 का रेशियो बदलता है, जिसे ब्रेन अल्टर्ड स्टेट में जाता है बिना किसी ड्रग के। दूसरा स्टेज है कैथारसिस, 10 मिनट रो, चिल्लाओ, हंसो, कूदो, जो भी तुमको आओ वो सब चीजें तुम करो। इसके पीछे हिडन रीजन यह था, ओशो कहते थे समाज ने तुम्हें इतना सप्रेस किया है कि तुम्हारे अंदर एक वोल्केनो है और पहले उसे निकालो, तभी साइलेंस मिलेगी। बिना कैथारसिस मेडिटेशन सिर्फ सप्रेशन है। यह विल्हेल्म रीच की बॉडी आर्मरिंग थियरी से कनेक्ट था, जो ओशो ने कभी ऑफिशियली मेंशन नहीं किया, लेकिन जानने वाले लोग जानते हैं। तीसरा स्टेज है हू मंत्र, 10 मिनट हाथ ऊपर उठाकर हु 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 बोलना है। यह एक्चुअली सूफी ट्रेडिशन का हिस्सा है। रूमी के डिवर्सिस यही करते थे। ओशो ने इसे सीक्रेटली सूफिज्म से लिया है। चौथा स्टेज है फ्रीज, 15 मिनट अचानक रुक जाना, जैसे स्टैचू बन जाओ। यह सबसे पावरफुल मोमेंट है। जब बॉडी सडनली रुकती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शॉक में जाती है और एक गैप क्रिएट होता है, वही गैप जिसे ओशो नो माइंड कहते हैं। पांचवा स्टेज है डांस, 15 मिनट तक सेलिब्रेट करो, जो भी तुमको आता है और जैसे भी तुमको आता है बस डांस करो। द हमिंग मेडिटेशन, यह टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं।
इसका ओरिजिन टाइबेटियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से है, लेकिन ओशो ने इसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। प्रोसेस यह है, आंखें बंद करके की आवाज निकालो जैसे कोई बी गुनगुनाती है 30 मिनट तक। फिर हाथों से एक स्पेसिफिक सर्कुलर मोशन में मूव करो, पहले आउटवर्ड 15 मिनट, फिर इनवर्ड 15 मिनट। ओशो ने कहा था यह वाइब्रेशन तुम्हारे 72,000 नेडीज को जगाती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इसे वर्गस नर्व स्टिमुलेशंस कहते हैं, जो एंजाइटी और डिप्रेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। नासा ने बाद में रिसर्च किया और हमिंग से बॉडी से न्यूट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ओशो को यह बात बहुत पहले पता थी। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वन। यह टेक्निक देखकर और सुनकर लोग हंसते थे। इसमें आपको बेमतलब की आवाजें निकालनी है, कोई भी लैंग्वेज नहीं, सिर्फ साउंड। लोगों ने कहा यह पागलपनों का काम है, लेकिन हिडन ट्रूथ यह है, हमारा लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल है वो हमेशा लैंग्वेज में सोचता है। जब आप गिबरिश बोलते हो तो लेफ्ट ब्रेन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसे कोई मीनिंग नहीं मिल रही, और उस फ्रस्ट्रेशन में राइट ब्रेन डोमिनेंट हो जाता है। ओशो ने कहा माइंड को थका दो उसकी ही भाषा में, तभी साइलेंस आएगी। यह गडजीफ की सेल्फ रिमेंबरिंग टेक्निक का एक वेरिएशन था जो उन्होंने सिर्फ इनर सर्कल को सिखाई थी। यह टेक्निक ओशो ने पब्लिकली बहुत कम बताई। इसे मरान शांति कहते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में प्रोसेस यह है, रात को सोने से पहले लेट जाओ, कल्पना करो कि तुम मर रहे हो, फील करो कि बॉडी स्लोली ठंडी हो रही है, एक एक ऑर्गन को रिलीज करो। जब कंप्लीटली सरेंडर हो तो जो बचता है वो तुम्हारा असली सेल्फ है। ओशो ने कहा जो मृत्यु से नहीं डरता वो जिंदगी को पूरी तरीके से जी सकता है, बाकी सिर्फ सरवाइव करते हैं। और यह टेक्निक डायरेक्टली कनेक्ट है उनके नाना वाले चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से, जो हमने शुरू में आपको बताया था। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से, संभोग से समाधि, द ट्रूथ बिहाइंड द कंट्रोवर्सी। 1968 में ओशो ने एक स्पीच दी जो बाद में किताब बनी, संभोग से समाधि की ओर। इंडिया में अर्थक्वेक आ गया। मीडिया ने कहा यह आदमी सेक्स को रिलीजन बना रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली कहा था ओशो ने? ओशो ने कहा था सेक्स को कंडेमन करके तुम उसे और बना देते हो। जो सप्रेस किया जाता है वो ऑब्सेशन बन जाता है। यह बात सिगमंड फ्रॉइड ने भी कही थी, लेकिन ओशो ने इसे स्पिरिचुअल डायमेंशन दिया। असली टीचिंग यह थी जब दो लोग कंप्लीटली प्रेजेंट होकर एक दूसरों के साथ होते हैं, ईगो टेम्पररीली डिसॉल्व हो जाता है। उस मोमेंट में जो एक्सपीरियंस होता है वो सेम होता है जो आप डीप मेडिटेशन में होता है। जो डीप मेडिटेशन में होता है वही जब दो लोग परस्पर संबंध बनाते हैं तब भी वही स्टेट होता है। ओशो ने कहा उस पीक मोमेंट में कोई फ्यूचर नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई मैं नहीं, यही समाधि है। सेक्स उसकी एक झलक है, लेकिन लोग उस झलक में अटक गए। मैं कह रहा था आगे बढ़ो। यह एक्चुअली तंत्र फिलोसॉफी का एक कोर है जो 1000 साल पुरानी ट्रेडिशन है। ओशो ने नया कुछ नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ वो कहा जो सुनना कोई नहीं चाहता। इस कंट्रोवर्सी के पीछे एक और हिडन एंगल है। जब यह बुक आई तो इंडियन पॉलिटिशियंस घबरा गए। क्यों?
क्योंकि ओशो सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे तुम्हारे प्रीस्ट, तुम्हारे पॉलिटिशियंस, ये सब तुम्हारी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करके तुम्हें कंट्रोल करते हैं, गिल्ट से तुम्हें बांधते हैं। यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था स्पिरिचुअल पैकेजिंग में, और यही वजह थी कि उन्हें बाद में 21 देशों ने एंट्री नहीं दी, बैन कर दिया। द ओरेगन एक्सपेरिमेंट, व्हाट नोबडी टेल्स यू। ओरेगन का रजनीशपुरम यह वह चैप्टर है जिसे लोग नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री की वजह से जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो उस डॉक्यूमेंट्री में नहीं थी। पहली बात, ओशो खुद शीला के एक्शन से अवेयर नहीं थे, यह उन्होंने कहा और कई इनर सर्कल मेंबर्स ने कंफर्म किया। उनका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट यह था, क्या कम्युनिटी बिना ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के सरवाइव कर सकती है। यह एक सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जो गॉन रॉन्ग हो गया। दूसरी बात, ओरेगन कम्यून में 20 से ज्यादा नेशनलिटीज के लोग थे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पीएचडीज, एजुकेटेड लोग। सवाल यह है, इतने इंटेलिजेंट लोग क्यों गए वहां? क्योंकि ओशो ने कुछ ऐसा दिया जो मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं मिलता। बिलोंगिंग और मीनिंगफुलनेस, यह उनकी सबसे अंडररेटेड टीचिंग थी। और तीसरी बात, जब ओशो को अमेरिका ने डिपोर्ट किया तो उनका प्लेन 21 देश में लैंड नहीं कर सका, लेकिन जो कम लोग जानते हैं यह कोऑर्डिनेटेड था। अमेरिका गवर्नमेंट ने एक्चुअली दूसरे देशों को प्रेशर किया। क्यों? क्योंकि ओशो ने रोनाल्ड रीगन की पॉलिसीज की ओपनली क्रिटिसिज्म की थी। द पॉइजनिंग मिस्ट्री। 1985 में जब ओशो अमेरिका की जेल में थे, 12 दिन जब वो बाहर आए तो उनकी हेल्थ कंप्लीटली डिटोरोइड थी। उन्होंने खुद कहा, मुझे जेल में पॉइजन दिया गया था। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उनकी बॉडी में थीलियम नाम का एक पॉइजन था जो एक हैवी मेटल पॉइजन है। CIA इसे हिस्टोरिकली यूज करती रही है। उनके पर्सनल डॉक्टर जॉर्ज मेरिथिथ ने कहा उनकी जो सिम्टम्स थी वो नेचुरल एगिंग से नहीं थी। 1990 में जब ओशो की डेथ हुई तो डेथ सर्टिफिकेट में लिखा था हार्ट फेलियर, लेकिन उनके डिसाइपल्स का क्लेम है यह मर्डर था। यह आज भी एक ऑब्वियसली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। द फाइनल हिडन टीचिंग्स। अपने जीवन के आखिरी दिनों में ओशो ने कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत कम कोट की जाती हैं। AI और फ्यूचर के बारे में उन्होंने कहा था, एक दिन मशीन सोचेंगी और तब इंसान को पहली बार पूछना पड़ेगा, अगर मशीन सोच सकती हैं तो मैं कौन हूँ। वो क्राइसिस, वो मेडिटेशन की तरफ ढकेलेंगी। और यह उन्होंने 1987 में कहा था। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के बारे में उन्होंने कहा था, हर रिलीजन एक ब्यूटीफुल रिवर से शुरू होती है और एक डेथ स्वैम्प पर खत्म होती है, क्योंकि लोग रिवर को बोतल में बंद कर लेते हैं। अपनी मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा, मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा हुआ वो मरता है। मैं वो हूँ जो पैदा होने से पहले भी था। और उनकी लास्ट टीचिंग है जो जोरबा द बुद्ध। यह कॉन्सेप्ट पार्टिकली अननोन है। ओशो ने कहा, दुनिया को 2 टाइप्स के लोग की जरूरत नहीं है, सिर्फ मटेरियल में डूबे जोरबा और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में भागे बुद्धा। दुनिया को चाहिए जोरबा द बुद्धा, जो बाजार में भी हो और मेडिटेशन में भी। यह उनकी सबसे प्रैक्टिकल और सबसे रिवोल्यूशनरी टीचिंग थी और सबसे इग्नोर्ड भी। ओशो को समझना आसान नहीं है। वो एक पैराडॉक्स थे। उन्होंने रोल्स रॉयस रखे और कहा
पावर्टी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उन्होंने साइलेंस की बात की और 19,000 से ज़्यादा घंटे बोले। उन्होंने कहा कोई गुरु मत बनाओ और खुद को एक आइकॉनिक गुरु बना गए। शायद यही उनकी आखिरी टीचिंग थी, खुद एक कंट्राडिक्शन बनकर, ताकि हम सोचें, ताकि हम क्वेश्चन करें, ताकि हम किसी के बात पर ब्लाइंडली विश्वास न करें। और उन्होंने भी कभी नहीं किया। शायद यही उनकी आखिरी टीचिंग थी। I am not a leader, I am not a teacher, I am just a friend who happened to wake up a little earlier. Also, truth cannot be given, it can only be lived. दोस्तों, ये ओशो की वो मिस्ट्री थी जो बहुत कम लोग जानते हैं और मैंने इसको पूरा डिकोड किया। मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो ओशो के बारे में और मिल जाएगी और भी ओशो की जो वीडियोस होंगी वो मैं लाता रहूँगा। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस फैमिली का हिस्सा बनना होगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ सके। और ये स्लीपिंग वीडियो है तो सोते समय आपको ज़्यादा रिलीफ महसूस कराएगी। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल एग्जिट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।